गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने ये देखा है कि बहुत टाइम से रसिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। उसके बाद हमने ये देखा कि रसिया के ऊपर बहुत सारी सैंक्शन लगाए गए थे यूरोपियन यूनियन के द्वारा और यूएसए के द्वारा। उसके बाद हमने ये देखा है कि अभी और उसका एक अपर रूप हमने देखने को मिला है, जिसमें हमने ये देखा है कि रसिया के ऊपर $60 का प्राइस कैप लगा दिया है। इसका ये मतलब हुआ कि रसिया जो अपना क्रूड ऑयल है $60 के ऊपर नहीं बेच पाएगा। तो इससे क्या हुआ है कि इसके ऊपर एक और प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको रसिया ने मानने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि G7 कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने सभी ने मिलके इनके ऊपर प्राइस टैग लगा दिया है। अब हम ये देखते हैं कि इसका असर भारत पे क्या पड़ेगा। इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, तो आगे हम देखते हैं। तो इसमें हमने ये देखा है कि रूस ने क्रूड ऑयल पर $60 प्रति बैरल के प्राइस कैप को मानने से इनकार कर दिया है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन और द जी सेवन कंट्रीज़ के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। इन सभी ने इसके ऊपर प्राइस कैप लगाया है $60 का। लेकिन क्या हुआ कि देखा, मैं आपको G7 कंट्रीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। क्या होता है कि अगर मैं G20 कंट्रीज़ की बात करूँ तो ये सभी आ जाएंगे। अगर मैं G8 की बात करूँ तो G8 में रसिया भी शामिल था, लेकिन जी सेवन में कौन कौन से देश शामिल है, जिसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इसके बाद जापान है, यूके है और अमेरिका है। तो इसमें जब रसिया जोड़ देते हैं तो G8 हो जाता है। और इसके बाद जब हम अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, अगर मैं यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो इसमें 27 कंट्रीज इस समय शामिल हैं। ब्रेग्जिट के बाद यूके इससे बाहर निकल गया था। और इसमें इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका और इसके बाद साउथ कोरिया और टर्की, ये सभी देश G20 में शामिल हैं। तो ये प्राइस कैप जो इसमें लगाया है, उसमें क्या होता है कि G7 कंट्रीज शामिल हैं। इसके बाद हमने ये देखा है कि जो यूरोपियन यूनियन है ये भी शामिल है। उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया है, जिनने प्राइस कैप जो लगाया है। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है कि जब से यूक्रेन वॉर हुआ है तो उन्होंने ये देखा है हमने कि क्या हुआ है कि यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पश्चिमी देश रूस पर कई तरह के प्रतिबंध पहले से ही लगा चुके थे, जिसमें उनकी बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो रूस से छोड़कर बाहर निकल गई हैं। तो वहाँ की जो मार्केट है एकदम खाली हो चुकी है। वहाँ पे कोई बड़ा ब्रांड नहीं बचा है। अगर मैं रूस की बात करूँ तो दुनिया के जो सबसे बड़े ब्रांड हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे ब्रांड वहां से निकल चुके हैं। तो उनकी जो मार्केट है पूरी खाली हो चुकी है। तो उसके बाद हमने ये देखा है कि अभी तक बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे, तो अब उन्होंने और इसको फाइनेंशियल कंडीशन को और वीक करने के लिए उन्होंने इसमें ऑयल पर भी प्राइस कैप लगा दिया है। लेकिन क्या होता है कि इनका कहना ये है कि हम क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा ऑयल को एक्सपोर्ट करता है रूस, तो उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू उनको जनरेट होता है। तो उसको ये कम करना चाह रहे हैं, जिससे वो अपने युद्ध को रोक सके। तो इस तरीके से उसमें की जो खबर है पब्लिश हो रही है। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि इसमें यह भी बताया है कि जो रूस पर जो प्राइस कैप हो 5 दिसंबर से, मतलब कल से इसमें लागू हो चुका है। तो इसमें क्या होता है कि पश्चिमी देशों की सरकारें रूस के तेल निर्यात की कीमत को सीमित करने पर सहमत हुई हैं। लेकिन क्या हुआ है कि इसमें प्राइस कैप तो लगा दिया है, लेकिन क्या हुआ है कि जो अगर मैं यूक्रेन की बात करूं तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो भी इससे खुश नहीं है। वो तो ये चाह रहे थे 60 नहीं, आप तो 30 का लगाओ। 30 से ऊपर जो रसिया है वो क्रूड ऑयल अपना बेच ही ना पाए। अभी मैं आपको यूक्रेन के बारे में बताऊंगा। यूक्रेन की इतनी बुरी हालत हुई है, तो इससे क्या होता है कि इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। तो इंडिया पर इसका असर होना तय है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया इससे इफेक्टेड होगी तो इंडिया कौन सी बच जाएगी। तो इसमें ये होता है कि इस प्राइस कैप से भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत का रूस से ऑयल खरीदना अमेरिका को कभी रास नहीं आया है। वो शुरुआत से इस चीज़ की आलोचना करते आए हैं। उनके जो राष्ट्रपति तक कह चुके हैं कि भारत इस तरीके से जो क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, वो क्या होता है कि रसिया यूक्रेन वॉर को ही फंडिंग कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा जो इम्पोर्ट इंडिया करता है, तो हमारी भी ज़रूरतें हैं। जिस तरीके से हमारी क्रूड ऑयल की लगातार ज़रूरतें बढ़ती आ रही हैं, और जो हमें सस्ते रेट पर जो रूस दे रहा है क्रूड ऑयल, उससे हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। तो हमें भी उन चीज़ को डिनाई करके हमें परचेज़ करना ही पड़ता है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी। तो उसके बाद हमने ये देखा है कि क्या हुआ है कि पहले से अगर हम इंडिया की देखें तो बहुत टाइम से इंडिया मतलब बहुत कम कीमत पर, अगर मैं दुनिया की बात करूं, दुनिया में अगर $100 का अगर चल रहा है प्राइस, तो इंडिया लगभग इसमें 30% लेस से कम 70 या $65 के हिसाब से हम परचेज कर रहे हैं। तो उसमें हमने ये देखा है कि ऑयल के ब्रांड से $25 से $30 प्रति बैरल भुगतान कर रहा है। इसका मतलब ये है कि डिलीवरी के लिए जो कार्गो की कीमत है वो प्राइस कैप के आसपास ही है। प्राइस कैप का मतलब भाई ये हुआ कि हमारा जो 65 से 70 के बीच में ही झूल रहा है, इससे ज़्यादा हम पे भी नहीं कर रहे होंगे। तो इससे हमें जो प्राइस कैप लगा है उससे ज़्यादा हमें फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। तो ये बात आ रही है सामने। तो इसमें ये लगा है कि इसलिए प्राइस कैप लगने के बाद भारत पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ने की संभावना है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का भाव 10 महीने के निचले स्तर पर अभी गया है। और इसमें यह भी खबर छपी है कि क्या हुआ है कि
इंडिया अकेला ऐसा देश है जो रसिया से जो मतलब जो क्रूड ऑयल है परचेज कर रहा है। तो आगे मैं देखता हूँ इसमें, देखिए कितने सारे इसमें एंगल जुड़ते हैं। एक मैं पश्चिमी देशों की आपको हिपोक्रेसी की हद बताऊंगा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि इसके जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने क्या हुआ कि जो ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी उससे बाहर निकल गए। इससे हुआ ये कि ईरान की न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने के बाद हमने ये देखा है कि जो क्या क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार जो वृद्धि हुई है। तो उसके बाद इन्होंने ये कहा कि दुनिया के देशों से कि जैसे हमने इनके ऊपर सैंक्शन लगाए हैं तो आप इनसे परचेज करना बंद कर दो, तो इनसे परचेज करना बंद कर दिया। उससे पहले हमने ये देखा कि जो दुनिया का जो सबसे बड़ा भंडारण रखने वाला जो देश है, दुनिया में जो सबसे बड़े तेल के भंडार हैं वो आपको वेनेजुएला में मिलेंगे। तो सबसे पहले उससे पहले उन्होंने उनको भी प्रतिबंधित कर दिया कि कोई भी देश इनसे परचेज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अस्थिरता है। तो लोगों ने इनसे परचेज करना बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो गया, तो अब ये बोल रहे हैं कि रसिया से भी परचेज करना बंद कर दो। इससे क्या होता है कि अगर इस तरीके से अगर हम बंद करते हैं तो जो ओपेक देश हैं उनको अपनी मनमानी कीमत पर तेल के रेट बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे हमें ये देखने को मिलता है, अभी हाल ही में हमने देखा है कि क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 120 $120 के आसपास पहुंच गई थी। इस तरीके से रेट बढ़ रहे थे। हमने ये देखा है। बाकी तो ये तो ठीक है, ये तो बहुत रईस कंट्री हैं। अगर मैं मतलब यूएसए की बात करूँ, यूरोप की बात करूँ, तो ये तो बहुत रईस कंट्री हैं। लेकिन जो ये कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं या छोटे ये बहुत गरीब देश हैं, इनका क्या होगा इस तरीके से अगर क्रूड ऑयल इस तरीके से बढ़ेगा, इस तरीके से महंगा होगा, तो इनके जो बजट है उस तरीके से इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हमने ये देखा है कि क्रूड ऑयल की लगातार यहाँ पे खाद्यान्न की कीमत इसमें लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो रसिया यूक्रेन से जो खाना परचेज करते थे, गेहूँ परचेज कर रहे थे, उससे भी उनको परचेज करने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमने ये देखा है कि देखिए, अब मैं यूक्रेन की बात करूँ तो यूक्रेन इससे खुद बदहाल है। यूक्रेन चाहे जितनी डींगे मार ले, लेकिन सबसे ज़्यादा वो प्रभावित वो खुद है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि यूक्रेन और रसिया के वॉर में सबसे ज़्यादा पैसा तो रसिया के पास ही है, लेकिन अब इसको लड़ना भी है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, इन सब ने बोला कि आप लड़ो, हम आपके पीछे हैं। तो ये आप ये समझ लो, पहली बात तो इन्होंने पूरे देश को अपने डिस्ट्रॉय कर लिया। उसके बाद हमने ये देखा है कि अगर ये दोबारा खड़ा करते हैं अपने देश को, तो उससे इनको जो नीड सामने आ रही है, वो हमने ये देखा है कि इनको जो बनाने के लिए, अपना देश खड़ा करने के लिए $800 बिलियन से $900 बिलियन का इनको बजट चाहिए पड़ेगा, जब अपने देश को दोबारा खड़ा कर पाएंगे। इसके बाद हमने ये देखा कि अभी तक जो इनकी पॉपुलेशन लगभग वहाँ पे 4.5 करोड़ इनकी पॉपुलेशन थी, वो भी बहुत ज़्यादा निकल के अभी वहाँ पे 3.5 करोड़ पॉपुलेशन ही बची है, जो धीरे धीरे माइग्रेट कर रही है दूसरे देशों पर। उसके बाद हमने ये देखा है कि जिस तरीके से यूक्रेन ने हथियार खरीदे हैं, तो अब हमने ये भी देखा है कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए से मिलकर लगभग 70 to 80 बिलियन डॉलर के उन्होंने हथियार खरीद लिए हैं। और ऐसा तो है नहीं कि जो यूएसए और इनको मुफ्त में देने वाले हैं, बाद में ये तो लेंगे ही पैसा। तो ये जेलेंस्की अपने देश को खुद ही डुबाने में तुले हुए हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जिस तरीके से अगर ये फाइनेंसिंग को देखिए, अभी क्या हुआ है कि जो रसिया है, रसिया की ये फाइनेंसिंग रोकना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। क्योंकि हमने ये देखा है कि रसिया ने बहुत सारे दूसरे देशों से वेसल खरीदे हैं कि अपने जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल की, उसकी जो सप्लाई है निरंतर जो करते रहें, जिससे इनके क्या होता है कि हमें इनको देश भी चलाने हैं, बहुत बड़ी कंट्रीज़ है। तो इसके बाद हमने ये देखा है कि इन्होंने बहुत सारे जो दूसरे देशों के वेसल थे, पुराने पड़े थे, उनको सही करके लगभग 120 से 130 वेसल इन्होंने परचेज़ किए हैं, कि कम से कम इंडिया और कम से कम दुनिया सबसे बड़े इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनको तो सप्लाई करते ही हैं, जिसमें चाइना और इंडिया शामिल है। तो इनका तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे अगर ये सही करेंगे तो इंडिया और चाइना को तो सप्लाई करते ही रहेंगे, जिससे इनके जो देश में जो बजट है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जो जेलेंस्की है अपने देश को खुद ही बर्बाद करने में तुले हुए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।